नमस्कार दोस्तों। इसके पहले के कुछ वीडियो में मैंने बात किया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश पे। आज शुंग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक मगध पर शुंग वंश ने शासन किया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया। यह ब्राह्मण जाति से संबंधित था, ब्राह्मण जाति से। तो ब्राह्मण जाति से था और इसके प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र ही था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को विदिशा स्थानांतरित कर दिया। विदिशा, यह इसके विषय में कहा जाता है कि एक मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर था, जिस पर इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने विजय प्राप्त किया। आपने पतंजलि के बारे में भी सुना होगा। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे। ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अशोक के समय में यज्ञ पर प्रतिबंध लगा देने के कारण पतंजलि इनके यहाँ सैनिक कार्य में हिस्सा लिए और अपना पुरोहित का कार्य छोड़ दिए थे और एक सैनिक की भूमिका निभाते थे इसी शुंग वंश के शासनकाल में। ब्राह्मण होने के कारण कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग वंश के समय वैदिक काल का पुनर्जागरण हुआ। वैदिक काल में जितने भी विधि विधान थे उनको यह पुनर्जीवित किया। तो कहा जाता है कि वैदिक काल का पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का काल था कौन सा? शुंग काल, शुंग वंश का काल जो था। और पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र अग्निमित्र था। तो अग्निमित्र पर एक रचना की है कालिदास ने, मालविका अग्निमित्रम। ये कालिदास की रचना है, जिसके नायक अग्निमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, है ना। एक इस रचना है कालिदास का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी कृति है मालविका अग्निमित्रम, किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। इसके बाद कनब वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं करनी है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना के बराबर। तो चलिए, कनब वंश के संस्थापक वसुमित्र हुए और अंतिम शासक सुशर्मा। कनब वंश का काल है 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कनब वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। कनब वंश के बाद चलते हैं कुषाण की तरफ। आज 3 वंश है, एक शुंग, कनब और कुषाण। संक्षिप्त में सब जान लेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस है। कुजुल कड़फिसिस कुषाण वंश के संस्थापक। उसकी प्रथम राजधानी पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस, उसकी प्रारंभिक राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुए। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुए, जिन्होंने शक पर विजय प्राप्त किया, शकों पर विजय प्राप्त किया और उसके उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से कि शक संवत कब से लागू किया। तो शक संवत 78 ईस्वी से लागू किया गया। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल ग्राम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। उस समय शासक कौन था? कनिष्क के समय। और एक चीनी जनरल पेन चौवा था, जिससे कनिष्क पराजित हो गया था। कनिष्क को पराजित करने वाला चीनी जनरल कौन था? पेन चौवा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्क
कनिष्क के समय राजवैद्य चरक थे। चरक, चरक का नाम आपने सुना होगा, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हुए और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता, जिसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है। चरक द्वारा चरक संहिता की रचना की गई, जिसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके समय में, कनिष्क के समय में ही राजकीय कवि उनका अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की। अश्वघोष कनिष्क के समय में राजकवि थे और उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। और इसी के समय, कनिष्क के समय ही नागार्जुन हुए। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में विषय में बताया गया है नागार्जुन द्वारा रचित माध्यमिक सूत्र में। और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जबकि नागार्जुन आइंस्टीन से बहुत पहले के थे, फिर भी इन्हें भारत का आइंस्टीन ही कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र इन्होंने दिया था सापेक्षता के सिद्धांत को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से संबंधित ये है कि इस कुषाण वंश के समय ही सर्वाधिक सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। कुषाण वंश के समय सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए इस टॉपिक पे बात की, एक तो शुंग वंश, कनब वंश और कुषाण वंश, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संक्षेप में मैंने उसने बताया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन कुछ लिखे हैं जो इस टॉपिक से पूछा गया है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो आप लोग जान रहे हैं कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश ने मगध पे शासन किया। और ये पूछा गया है क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी में। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो चलिए ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो यूपीपीसीएस 2009 और 64वीं बीपीएससी में पूछा गया। इसमें कह रहा है किस शासक ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसमें शासक पूछा जा रहा है। यदि वंश पूछा जाता तो कुषाण वंश बोल सकते थे, लेकिन शासक पूछा जा रहा है तो इसी वंश का एक शासक था भीमकडफिसस। भीमकडफिसस ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किया था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन जैसा है, ये मौर्य के पश्चात किस वंश ने किया था, इस बार शुंग वंश के पास। तो शुंग वंश के बाद किसने शासन किया था? शुंग वंश यहाँ है, उसके बाद ये कनब वंश। तो शुंग वंश के बाद कनब वंश ने शासन किया था, कनब। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बौद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है ना? बुद्ध जो हुए, बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? बुद्ध का। तो बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पे, कनिष्क जो सिक्का जारी किया था, कनिष्क जो सिक्का जारी किया था उस पे बुद्ध का अंकन मिलता है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2010 में। यूपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब वैदिक काल का पुनर्जागरण काल किस काल को कहा जाता है? तो वैदिक काल का पुनर्जागरण काल
किस काल को कहा जाता है? तो इस पे हम बात किए थे कि वैदिक काल का पुनर्जागरण का काल शुंग काल को कहा जाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति के थे और वैदिक कर्मकांडों को ये पुनः इस समय लाया गया था। तो इसको वैदिक काल का पुनर्जागरण काल किस काल को कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? चलिए लिखेंगे, किस काल को? शुंग काल को, शुंग काल को। और अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2009 में पूछ चुका है ना? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस काल में हुआ? किस काल में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस काल में हुआ? तो ये किस काल में हुआ था? तांबा और सोना का सिक्का सबसे ज़्यादा कुषाण काल में। तो यहाँ पर हम कुषाण काल लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? कुषाण काल। ठीक है। और ये भी यूपीपीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं कि ये प्राचीन इतिहास का भाग है और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें पूछे जाते हैं, जैसे बिहार एसआई है, बीएसएससी है, बीपीएससी है, या फिर अन्य एग्जाम, रेलवे का कुछ एग्जाम है, उसमें भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें इसमें कई बार पूछा जा चुका है कि पतंजलि किसके शासनकाल में थे या किसके राज दरबार में थे? तो किसके राज दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के, पतंजलि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालविकाग्निमित्रम किसकी कृति है? मालविकाग्निमित्रम किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? तो कुषाण वंश की राजधानी कहाँ था? पेशावर। कनिष्क से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, कब से हुई? तो 78 ईस्वी से। ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको देखना है ध्यान से। फिर चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कहाँ हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलग्राम में हुई थी। और अश्वघोष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। नागार्जुन माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।